हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बीएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें है भारत में शिक्षा। मतलब भारत में कौन कौन सी कैसे किस प्रकार एजुकेशन स्टार्ट हुई थी उसके बारे में बोला जा रहा है। तो पहला इसका क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना, मतलब उसकी सभी चीज़ों में विकास करना, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो उसका व्यवहार हो, चाहे वो उसकी जो भी चीज़ हो, सभी चीज़ में उसका विकास करना। दूसरा है बालक का सर्वांगीण विकास किस प्रकार प्रकट होता है, तो उसके व्यवहार से। जब वो अपने व्यवहार में सारी चीज़ें दिखाता है तो एजुकेशन पता चलता है। लोग कहते भी हैं कि व्यवहार में एजुकेटेड, ये लड़का एजुकेटेड है, ये लड़की एजुकेटेड है, उसकी बातों से। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है, तो वो 6 से 14 वर्ष वाले वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। सब पढ़ें सब बढ़ें किस योजना को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है, तो कहा गया है SSA सर्व शिक्षा अभियान को। प्राचीन काल में शिक्षा का परिचय प्राप्त होता था कहाँ, गुरुकुलों में। प्राचीन काल में विद्या का संस्कार किस उच्चारण से आरंभ होता है, तो ओम नमो सिद्धम से। प्राचीन शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में मुख्यतः कौन विषय शामिल थे, तो उपयुक्त सभी थे। वेदांग और व्याकरण, साहित्य, छंद, नृत्य, कल्प, ज्योतिष, गणितवाद तथा चिकित्सा उपयुक्त सभी ही निर्धारित थे। भारत में शिक्षा पद्धति ने किस काल में नवीन दिशा ग्रहण किया, तो वो किस काल में ग्रहण किया था, ब्रिटिश काल में ग्रहण किया था। ओके स्टूडेंट्स, फिर 9 है आपका, शिक्षा तकनीकी शैक्षिक सिद्धांत का व्यवहार की उस शाखा को कहते हैं जो जिसका संबंध मुख्यतः उन रूपरेखा तथा सूचनाओं के प्रयोग से होता है जो सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रण में रखते हैं। यह कथन किसका है, तो ई हैडिन का है। किसका है, ई हैडिन का। इसको आप कैसे पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, ये लाइन याद रख लीजिए। तकनीकी शैक्षिक सिद्धांत तथा व्यवहार। शैक्षिक सिद्धांत तथा व्यवहार किसके द्वारा हुआ है, शैक्षिक सिद्धांत तथा व्यवहार किसके द्वारा है, ई हैडिन के अनुसार हुआ है। किसके द्वारा हुआ है, ई हैडिन द्वारा। मैं इसलिए कह रही हूँ कि इन 2 पॉइंट्स को आप ध्यान में रख लीजिए, सिद्धांत तथा व्यवहार शिक्षा का। इसलिए क्योंकि इस तरह बहुत से सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप लोग राइटर्स के नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब आप 2 पॉइंट को लेकर चलते हैं तो आपको तुरंत याद आ जाता है कि शिक्षा का सिद्धांत और व्यवहार किसने बोला, तो ई हैडिन ने। ओके, 10 पॉइंट है। 10 है, ज्ञान के व्यवहार के अनुप्रयोग की प्रक्रिया ही शिक्षा तकनीकी है। यह कथन किसका है, तो EM बूटर का। वही चीज़ मैंने बोला ना, अब यहाँ पे राइटर्स का नाम आ रहा है। तो ज्ञान का व्यवहार किसका है, शैक्षिक सिद्धांत के व्यवहार का किसका है, E हैंडल का। और शैक्षिक ज्ञान के व्यवहार का किसका है, तो EM बूटर का। ठीक है। शिक्षा तकनीकी सीखने की उन परिस्थितियों की समुचित व्यवस्था को प्रस्तुत करने से संबंधित है जो शिक्षा या प्रशिक्षण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अनुदेशन को सिखाने का उत्तम साधन बनाती है। यह कथन किसका है, रिचमंड का है। किसका है, रिचमंड का। किस चीज़ को सिखाने की, सीखने की उन परिस्थितियों को समुचित व्यवस्था में। किसका, इसका क्या पॉइंट याद रखेंगे, सीखने की समुचित व्यवस्था को सिखाने में किसका हाथ था, तो रिचमंड का था। छोटा सा पॉइंट याद करिए, उससे आपको पूरा नाम याद हो जाएगा। ज़्यादा याद करेंगे तो उसमें कन्फ्यूज़न होगी। फिर 12 है आपका, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा की उपयोगिता है। उपयुक्त सभी। शिक्षा के विभिन्न स्तर में विभाजन करना, शिक्षा का संस्कृति, व्यापार, अर्थ, विस्तृत पाठ्यचार और विशिष्टकरण का शुभारंभ उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है 13 पॉइंट आपका, कि प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य थे उपयुक्त सभी। प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख विशेषता क्या थी, ये सभी चीज़ें थी। प्राचीन काल में निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती थी, शिक्षा का विशिष्टीकरण भी किया जाता, उत्तम शिक्षण और विधियों का विकास भी किया जाता था। सेल्पलर के अनुसार ज्ञान को रीतियों में विभाजन किया गया है। किसके द्वारा, मनोवैज्ञानिक विश्वास समर्पित ज्ञान के द्वारा भी और प्रविधि ज्ञान तथा जानकारी द्वारा, AB दोनों। प्राचीन भारत में छात्रों का शिक्षण स्थान क्या होता था, तो गुरुकुल होता था। प्राचीन काल में लोग गुरुकुल में ही पढ़ने जाते थे। 17 है आपका, प्राचीन भारत में शिक्षा का अंतिम तथा अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था, तो मनुष्य का आध्यात्मिक उन्नति करना, बाह्य व आंतरिक दोनों पक्षों में पवित्रता बनाना। ये तो अपने आप में आता था, लेकिन जो उनका आध्यात्मिक उन्नति होता था उसके बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जाता था प्राचीन काल में। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड है आपका वैदिक काल।
वैदिक काल में है गुरुकुल में किस वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था? तो शूद्र लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। उच्च शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व कौन सा संस्कार होता था? तो उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप जाना। गुरुकुल में शिक्षण स्त्र होता था 5 से 6 महीने का। जीवन पर्यंत विद्या अध्ययन की छूट किस वर्ग को थी? तो जीवन पर्यंत जो विद्या अध्ययन कर सकता था वो ब्राह्मण कुल था। गुरुकुल में पाठ्यक्रम का आधार था लौकिक व आध्यात्मिक दोनों। आस्तिकता के लिए ईश्वर की प्रतिनिष्ठता उनकी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी वेदों के प्रति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मनु का, क्योंकि देश सबसे पहले इस पृथ्वी पे जिसने जन्म लिया था वो कौन थे? मनु और शतरूपा। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन इस धरती पे सबसे पहले मनु और शतरूपा ने जन्म लिया था। प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा हम जिसको नहीं जान पाते उसको वेद के द्वारा जान लेते हैं। यह कथन है शरण्य का। किसके द्वारा है? प्रत्यक्ष और अनुमान किसका अध्ययन है? शरण्य का है। ऐसे 2 पॉइंट ये करके याद करिए कि वेद में प्रत्यक्ष और अनुमान किसके द्वारा कहा गया है? शरण्य के द्वारा। जिनके द्वारा हम सभी विधाओं को जानते हैं उन और जिनमें ये सभी विधाएं निहित हैं वह है वेद। किसमें निहित है? वेदों में। शिक्षा द्वारा व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर प्राप्त करता है। किससे? मोक्ष के द्वारा। शिक्षा से क्या मिल सकता है? मोक्ष मिल सकता है। प्राचीन गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी इन सभी में, वेदों द्वारा, वेदांगों द्वारा, पुराणों द्वारा। वृंदावन गुरुकुल सिकंदराबाद में कब स्थापित किया गया? सिकंदराबाद में गुरुकुल कब स्थापित किया गया? छोटा सा पॉइंट याद कर लीजिए। तो 1902 में। विद्यार्थी का कौन सा संस्कार दूसरा जन्म माना जाता था? उपनयन संस्कार। छात्रों का एक शिक्षक के द्वारा संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी टोल में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं वर्ण में आते हैं। परा व अपरा क्या होता है? विद्या होता है। एक वेद के ज्ञाता को कहते हैं स्नातक। 2 वेद के ज्ञाता को कहते हैं ज्ञाता, लेकिन मेरे ख्याल से बासु होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 3 वेद के ज्ञाता को कहते हैं रुद्र। 4 वेदों के ज्ञाता को कहते हैं आदित्य। पहले को क्या कहते हैं? स्नातक, मतलब प्रथम चरण, जैसे बीए का पहला बोला जाता है स्नातक, और परास्नातक किसे बोलते हैं? एमए को। 2 वेदों के ज्ञाता को बासु, मतलब ज्ञाता भी अगर आए तो ज्ञाता पे लगा दीजिएगा। 3 वेदों के ज्ञाता को कहते हैं रुद्र, और 4 वेदों के ज्ञाता को कहते हैं आदित्य। उसके बाद वैदिक काल में शिक्षण संस्थाएं होती हैं, इनमें सभी में, चरण में, परिषद में, चतुष्पथी में भी। अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती है परिषद में। संस्कृत विषय की शिक्षा दी जाती है टोल में। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था मौखिक। ठीक, मौखिक द्वारा ही विद्या दी जाती थी। उसके बाद गुरुकुल में कितने प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी? 2। वेद के कितने प्रकार होते हैं? 4। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा में किस शब्द से हुई है? तो विद शब्द से हुई है। सैन्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान और धनुर्वेद आदि पढ़ाए जाते थे क्षत्रियों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या थी? ये सारी चीज़ें आपकी युद्धपूर्व में आती थी, और युद्धपूर्व में के लिए किसे बलिशाली हमेशा समझा जाता था? क्षत्रियों को। और पुरोहित, दर्शन, कर्मकांड आदि का ज्ञान किसे कराया जाता था? ब्राह्मणों को। समझ में आ गया? शयन विद्या, अर्थविद्या, धनुर्विद्या किसे कराया जाता था? क्षत्रियों को। और पुरोहित, दर्शन और कर्मकांड आदि का ज्ञान कराया जाता था ब्राह्मण को। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पे आती हूँ। फिर है ये गुरुकुल में प्रमुख शिक्षण विधि किसे दी गई है? किस द्वारा दी जाती थी? प्रश्न उत्तर विधि से। पहले वो एक स्टोरी सुनाते थे, उसके बाद उसी से प्रश्न पूछ के बच्चों का ज्ञान ग्रहण करते थे। पितृ आचार्य को कहा जाता है उच्च वर्ग के छात्रों को। गुरुकुल में शिष्य को कहा जाता था ब्रह्मचारी। गुरु का शिष्य के प्रति कर्तव्य था सर्वांगीण विकास करना। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है घर लौटना। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है घर लौटना। ओके, मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम आपका पास में आ गया है, और जल्दी नहीं पढ़ाऊँगी तो कैसे सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। ब्राह्मण शिक्षकों ने एक शिक्षा प्रणाली को केवल विकसित नहीं किया जो साम्राज्य के पतन और समाज के परिवर्तन में जीवित रही, वरन उन्होंने हजारों वर्षों तक उच्च शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा था। उच्च शिक्षा की ज्योति को किसने प्रज्वलित रखा? कई उच्च
शिक्षा की ज्योति को किसने प्रज्वलित रखा? कई ने। ऐसे 2 शब्द से याद करिए। गुरुकुल में शिक्षा का माध्यम था संस्कृत, ये तो कॉमन सी बात है। वैदिक शिक्षा में वैदिक शिक्षा में स्त्रियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। 200 ईस्वी पूर्व। जल्दी में थोड़ा सा स्लिप हो जा रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थ को जाना जाता है किसके द्वारा? वेदों के द्वारा। आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतने में ही समझ जाइए। शिक्षा का अर्थ होता है इन सभी में, ज्ञान में, बोध में, विद्या में, सभी में। जो कार्यकर्ता देवताओं की स्तुति पढ़ाता था उसे कहते हैं होत्र और वासु। अग्नि में आहुति देने वाले को कहते हैं अध्वर्य। द्विज को कहते हैं इनमें से सभी को। वेद, वेदांग, दर्शन, पुराण, उपनिषद आदि का अध्ययन है पराविद्या। बीज गणित, आयुर्वेद, पशुपाल, शिक्षा, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, ललित कलाएं, अर्थशास्त्र, ज्योतिष विद्या, धनुर्विद्या आदि का अध्ययन है अपराविद्या। वेद, वेदांग और दर्शन, पुराण है पराविद्या। बीज गणित, आयुर्वेद और पशुपालन, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, ये सारी चीज़ें हैं पराविद्या में। वैदिक काल में किस वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था? तो शूद्र को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2 बार आ चुका है आपका। वैदिक काल में प्रमुख विदुषी महिलाएं कौन कौन सी थी? अपाला भी थी, गार्गी भी थी, घोषा भी थी। को याद होगा सीता जी की जो थी गुरु, वो गार्गी ही थी सबसे पहले। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। चोला संस्कार का चूड़ा कर्म संस्कार क्या है? विद्या आरंभ संस्कार है। कुछ आचार्य भ्रमण करते हुए विद्या का प्रसार करते थे, उन्हें कहा जाता है परिव्रजा का आचार्य, परिव्रज का आचार्य। वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, दर्शन तथा नीति शास्त्र आदि के विषय सम्मिलित हैं पराविद्या में। अभी पहले भी ये आ चुका है, इसलिए ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट मिल ही गए हैं आपके पढ़ते पढ़ते ही। वैदिक कालीन शिक्षा का रूप था आध्यात्मिक, ये भी तीसरा आपका मिल गया। पूछा वही क्वेश्चन है लेकिन घुमा के। वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्था थी, शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी, ये पहले भी बता चुके हैं आपको। वैदिक कालीन में शिक्षा में गुरु और शिष्य का संबंध होता था, पिता और पुत्र के समान। वैदिक काल में अनुशासन था प्रभावात्मक। वैदिक काल में परीक्षाएं होती थी नित्य। सामाजिक वचन सर्वाधिक था। वैदिक काल में संस्कृत शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? संस्कार शब्द से। थर्ड है आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध कालीन में शिक्षा कितने रूपों में व्यवस्थित थी? तो ए बी दोनों में। प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्ष में प्रारंभ होती थी? 6 वर्ष में बौद्ध काल में, ये याद रखिएगा। बौद्ध काल में 6 वर्ष में प्रारंभ होती थी। उसके बाद है पवजा संस्कार कितने वर्ष की अवस्था में होता था? 6 वर्ष में। प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी मठों में। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक द्वारा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि मंत्र का उच्चारण कब किया जाता था? शिक्षा के प्रारंभ करने के समय। पवजा संस्कार के बाद कितने आदेश दिए जाते थे? 10 आदेश दिए जाते थे। कितने आदेश पवजा में दिए जाते थे? 10 आदेश। ऐसे याद करिए। प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम भाषा थी पाली। उच्च शिक्षा के माध्यम की अवधि कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की। उपसंपादा संस्कार के बाद प्रारंभ होती थी उच्च शिक्षा। बौद्ध काल में मुख्य शिक्षा संस्था थी बिहार। उसके बाद बौद्ध काल में शिक्षा संस्थाएं थी, इनमें से सभी सब जगह बिहार मठ शास्त्रार्थ में। बौद्ध संघ के अंतर्गत मठों तथा बिहारों की स्थापना की थी। बौद्ध राजाओं व धनी आयु की। बौद्ध काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, इनमें से सभी। बौद्ध विद्वानों की सभा में सूक्ष्म तत्व विवेचन द्वारा अपने धर्म श्रेष्ठता सिद्धांत करने का प्रत्यक्ष होता था। शास्त्रार्थ तक्षशिला स्थित है, रावलपिंडी पाकिस्तान 20 मील पश्चिम में स्थित। रावलपिंडी पाकिस्तान 20 मील पश्चिम में स्थित। ओके। बौद्ध काल में पाठ्यक्रम की विशेषता थी उपयुक्त सभी। शिक्षा पाठ्यक्रम का सामान्य अर्थ बताते हैं कि छात्रों को सविस्तार पढ़ाते हैं, वे उन्हें परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कुशलता के
से प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हैं। वे क्रिया शून्य छात्रों को निर्देशित करते हैं और मंद बुद्धि बालकों को ज्ञानार्जन के लिए उत्सुक करते हैं। यह कथन किसका है? हेनसांगा का। इसमें 2 पॉइंट याद करिए। मंद बुद्धि बालकों को ज्ञानार्जन कौन करता है? हेनासांगा करते हैं। मंद बुद्धि बालकों को ज्ञानार्जन कौन करता है? हेनासांगा करते हैं। पॉइंट से याद करिए केवल, बस ज़्यादा आपको लेंथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बार बार मैं ये चीज़ कह रही हूँ, इससे प्लीज़ ध्यान दीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या थी 3000। विक्रमशिला में कितनी संख्या थी छात्रों की? 3000। ऐसे उदंतपुरी बौद्ध उच्च शिक्षा का केंद्र है। उच्च शिक्षा का उदंतपुरी में किसका है? पाली वंशीय शासक का। उदंतपुरी में उच्च शिक्षा किसका केंद्र है? पाली वंशी शासक का। उसके बाद आपका 20वां है, बौद्ध धर्म में शिक्षा सिद्धांतों एवं उद्देश्यों को संग्रहण निम्नलिखित में से है। विनय पिटक। तो क्या उद्देश्य का संग्रह क्या है? विनय पिटक। बौद्ध धर्म में उद्देश्य का संग्रह क्या है? विनय पिटक। संघ संबंधित नियम तथा दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार विधि निषेधों आदि का संग्रह निम्नलिखित में से किस पिटक में है? विनय पिटक में। शिक्षा सामान्य अर्थ को स्पष्ट करते हैं और सूक्ष्म विवेचन करके उन्हें पढ़ते हैं। वे क्रिया के लिए उद्दीपित करते हैं और प्रगति के लिए कुशलता से उन्हें प्रवृत्त करते हैं। वे निष्क्रिय को निर्देशित करते हैं और मंद बुद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी का। कुशलता को प्रवृत्त करता है कौन? डॉक्टर मुखर्जी। एक चीज़ याद रखिए बस, मंदबुद्धि वाला पहले आप पढ़ चुके हैं कि कौन था, और उसके बाद अब आपको याद रखना है इसमें क्या? कुशलता को प्रवृत्त करते हैं। नव शिष्य और उनके गुरु के मध्य संबंधों का स्वरूप पुत्रानुरूप था। वे परस्पर समान विश्वास और प्रेम से आबद्ध थे। यह कथन है डॉक्टर अल्तेकर का। गौतमी, शील, भटकारी, प्रभुदेवी, सुभा, सुमेखा, अनुपमा, संघमित्रा आदि विदुषी स्त्रियां थीं बौद्ध काल की। गौतमी, शीला, भटारिका, प्रभुदेवी, सुभा, सुमेखा, अनुपमा, संघमित्रा, ये सब किसमें थी? बौद्ध काल में। स्त्रियों को संघ में गार्गी जिसमें आए वो किसमें थी? वैदिक काल में। और जिसमें गौतमी आए वो कौन से थी? बौद्ध में। ये 2 चीज़ याद रख लीजिए। बौद्ध में 2 मात्राएं होती हैं, गौतमी में भी 2 मात्राएं हैं, उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद स्त्रियों को संघ में प्रवेश करते हेतु दी गई अनुमति विशेषकर समाज के कुलीन एवं व्यवहारिक वर्गों में स्त्री शिक्षा की समिति बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन थी। यह कथन है डॉक्टर अल्तेकर का। किसका है? अल्तेकर का। स्त्रियों का संघ किसके द्वारा हुआ? डॉक्टर अल्तेकर के द्वारा। आगे का पॉइंट याद रख लीजिए। स्त्रियों का संघ किसके द्वारा हुआ? डॉक्टर अल्तेकर के द्वारा। सूत, कतान, कपड़ा बुनना और वस्त्र सीना आदि की ही शिक्षा दी जाती है मठों एवं विहारों में। चिकित्सा शिक्षा का मुख्य केंद्र था तक्षशिला। चरकसूत्र और धनवंतरी आदि आयुर्वेदाचार्य थे बौद्ध काल के। महिला विहारों में स्त्रियों की शिक्षाएं होती थीं, वह कहलाती हैं उपाध्याय। फिर है बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्रवेश संस्कार के बाद ही छात्रों को विशिष्ट उपाधि मिलती थी जिसे कहा जाता था सामानेर। बौद्ध काल में चिकित्सा शिक्षा की अवधि थी 7 वर्ष। चिकित्सा शिक्षा की अवधि कितनी होती थी? 7 वर्ष। किसमें? बौद्ध काल में। ब्राह्मणीय विद्यालयों के एकमात्र अधिकार को समाप्त करने तथा सब जातियों के मनुष्यों को शिक्षा का अवसर सुलभ कराने में बौद्ध धर्म ने भारत के लोगों में जनसाधारण की शिक्षा की इच्छा का कुछ विस्तार किया था। यह कथन है केई का। ब्राह्मणिक विद्यालयों का मतलब क्या हो गया? केई द्वारा। बौद्ध धर्म ने देश की लोक भाषाओं को प्रोत्साहित प्रदान किया और बौद्ध संस्थाओं में संस्कृत के स्थान पर लोक भाषाओं में शिक्षा के मध्य का स्थान ग्रहण किया। यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी का। बौद्ध शिक्षा प्रणाली ने उच्च शिक्षा को दक्षता से भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में वृद्धि की, जिससे कोरिया, चीन, तिब्बत और जावा जैसे दूरस्थ शिक्षा में शिक्षार्थियों को आकर्षित था। यह कथन है
डॉक्टर अल्तेकर का। भिक्षुक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि होती थी 8 वर्ष। फिर है आपका बौद्ध काल में तक्षशिला में प्रवेश न्यूनतम आयु थी 16 वर्ष। संसार का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला ही था। तक्षशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा 500 से 450 ईस्वी तक। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय में किस नगर के निकट स्थित था? पटना। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत व्यक्तियों की शिक्षा में वंचित रखा गया था। किसे? कोण, तपेदिक और नपुंसक शिकारियों को बौद्ध धर्म में इन लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। किसे? कोण। जैसे वैदिक काल में किसको नहीं जाती थी? शूद्रों को नहीं दी जाती थी। वैसे बौद्ध काल में जिसको कोण होता था, तपेदिक होता था, नपुंसकता होती थी, उनको नहीं दी जाती थी। बौद्ध शिक्षा का दोष किसके प्रति था? स्त्रियों के प्रति था। शिक्षित शिक्षा के प्रति अपर्याप्त थी। तक्षशिला शिक्षा केंद्र में एक प्रकार का शुल्क देना पड़ता था। वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ती थी। लेकिन वैदिक काल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। तक्षशिला में कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती थी? उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। किस सम्राट ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी? किस सम्राट ने? तो कुमार गुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने होंगे, वही है कुमार गुप्त। सम्राट कौन थे जिसने नालंदा की रखी? नालंदा के विश्वविद्यालय की स्थापना समुद्रगुप्त ने रखी। उसके बाद बौद्ध धर्म में किस शाखा का अध्ययन किया जाता था? महायान शाखा का, हीनयान शाखा, दोनों का। जातकों के अनुसार भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है तक्षशिला। नदियों या नवद्वीप शिक्षा केंद्र को कब स्थापित किया गया? 11वीं शताब्दी में। हेनासांगा के निवास काल में नालंदा में शिक्षकों की संख्या थी 1500। उपसंपादन संस्कार बौद्ध मठ में कितने भिक्षुकों द्वारा संपन्न कराया जाता था? 10 भिक्षुकों द्वारा। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्यों की संख्या थी 5000। बल्लभी शिक्षा केंद्र बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित थे? हिनाय। बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। बल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मैत्रेय वंशी भट्टक ने। हेनासांगा के काल में बल्लभी में कितने विद्वान शिक्षक शिक्षण करते थे? 200 सॉरी 56। हेनासांगा के काल में बल्लभी विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या थी 6000। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थिति थी पटना भगलपुरी। बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी मठों एवं विहारों में। बौद्ध शिक्षण पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? लिखित परीक्षा का तत्व नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय बौद्ध पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं था? वैदिक कर्मकांड सम्मिलित नहीं था। उसके बाद आपका आता है मध्यकाल की शिक्षा। मकतब किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मकतब में प्रवेश के समय रस्म होती थी बिस्मिल्लाह। प्रायः मस्जिद से जुड़ा हुआ मकतब प्राथमिक विद्यालय जिसका मुख्य कार्य बालकों को कुरान के उन अंशों की शिक्षा देना था जिन्हें धार्मिक कार्यों और उनकी आस्थाओं को पूर्ण करने की दिशा में मन से जानने की अपेक्षा की जाती थी। यह कथन है डॉक्टर कई का कई बार आया है, इसलिए इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। चाहे जिस भी पॉइंट व्यू से याद करिएगा, याद ज़रूर करिएगा क्योंकि कई बार आए हैं, कई बार आए हैं। बिल्कुल सही। बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है प्रारंभ करना। जब मुस्लिमों में ज्ञान दिया जाता था तो बिस्मिल्लाह का अर्थ शुभारंभ होता है। जैसे वैदिक काल में क्या था? वैदिक काल में अभी मैंने आपको क्या बताया? वैदिक काल में मैंने आपको बताया था ओम सिद्धम, ऐसे इसमें था बिस्मिल्लाह मतलब प्रारंभ करना। ओके, उसके बाद 4th पॉइंट में मध्यकाल में 5th क्वेश्चन आपका है। बिस्मिल्लाह खानी संस्कार की विधि कब की जाती थी? जब बालक 4 वर्ष से 4 माह और 4 दिन का हो जाता था। माँ बाप के द्वारा बच्चों को दी जाने वाली
सभी भेंटों का में उदार शिक्षा की भेंट सर्वोत्तम है। यह कथन किसका है? मोहम्मद साहब का। दान में धन की अपेक्षा अपने बच्चों को देना कहीं अधिक अच्छा होता है। छात्रों के कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है। यह कथन है मोहम्मद साहब का। शहीदों के खून से भी अधिक है। छात्रों के कलम की स्याही शहीदों के खून से भी पवित्र है। यह है मोहम्मद साहब का। मकतबों में शिक्षण की विधि होती थी मौखिक। मदरसा शब्द किस सब भाषा के शब्द से लिया गया है? फारसी भाषा के दरस शब्द से। मदरसे उच्च शिक्षा के स्कूल थे। वह सामान्यतः मस्जिद और दरगाहों से जुड़े थे। उनमें से कुछ विश्वविद्यालय के स्तर के अनुरूप उन्नति कर गए थे। यह कथन है डॉक्टर कई का। मदरसों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? उच्च शिक्षा। अरबी एवं फारसी भाषाओं का साहित्य एवं व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कानून, ज्योतिष, गणित, इतिहास, भूगोल, यूनानी, चिकित्सा और कृषि आदि शिक्षा किस शिक्षा के अंतर्गत आती थी? लौकिक शिक्षा के अंतर्गत। शिक्षा का समाज में उच्च स्थान था। यद्यपि उनका वेतन अल्प था तथापि उनको सार्वजनिक सम्मान और विश्वास प्राप्त था। यह कथन है जफर का। तर्क शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के छात्र को अद्वितीय प्रतिभा प्रदर्शित करने का कौन सी उपाधि विभूषित किया गया? फाजिल। धर्मशास्त्र के छात्र को उपाधि दी जाती थी आलिम। निजी घरों में बालिकाओं को धार्मिक शिक्षा देने के लिए मकतब थे जहाँ अधिक आयु की स्त्रियों उनको कुरान, गुलिस्ता, बोस्ता और सदाचार की पुस्तकें पढ़ाती थीं। यह कथन है यूसुफ हुसैन का। बालिकाओं को नैतिक शिक्षा के लिए पढ़ाया जाता था। बोस्ता और गुलिस्ता दोनों के लिए। ए बी दोनों हो जाएगा। 18 है आपका। मध्यकालीन शिक्षा पद्धति नेतृत्व में गुणों को प्रदान करने में असफल हुई और इस प्रकार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण व्यक्तियों की पूर्ति सुनिश्चित न कर सकी। यह कथन किसका है? यूसुफ हुसैन का। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख असफलता थी कि यह अपने सार्थकों को इस योग्य बनाने में उचित नहीं पाई गई वे उचित शिक्षा का एवं व्यवहार निर्णय की आदत प्रसृजन कर सकें। यह आध्यात्मिक कठोर निष्प्राण की पुस्तिकीय थी हुसैन की। मध्य वर्ग एवं उच्च वर्ग द्वारा बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी घरों में। नूरजहाँ, जरिया, जहांआरा, गुलबदन, मुमताज़ महल आदि अनेक विदुषी विद्या महिलाओं की शिक्षा हुई थी महलों में। मध्यकालीन शिक्षा भारत में कितने वर्षों तक पुष्पित एवं पल्लवित की गई? 550। मध्यकालीन शिक्षा में हिंदी भाषा में अपने ग्रंथ लिखे गए। उपयुक्त सभी में। मुस्लिम शासकों के तुर्की एवं फारसी भाषाओं में संपर्क में बोलचाल की किस नई भाषा का जन्म हुआ? उर्दू। अब्दुल फलस की रचना है। उपयुक्त ए बी दोनों। मध्यकाल में फारसी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान कवि थे। उपयुक्त दोनों ए बी दोनों। उन्हीं की प्रसिद्ध पुस्तक थी तारिख ए हिंद। मध्यकाल में ललित कला व वास्तुकला उत्कृष्ट किया था इन सभी ने। मध्यकाल में किस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुरान शरीफ की आयतें रटाई जाती थीं? प्राथमिक स्तर में। मध्यकाल में किस प्रकार के अनुशासन का प्रयोग किया जाता था? दंडात्मक अनुशासन का। मध्यकाल में महाकाव्य रामायण और महाभारत किस भाषा में अनुवाद किया गया? फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। मध्यकाल में किस भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी? उपयुक्त ए बी दोनों। मध्यकाल में अकबर ने किस भाषा को प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहन दिया? तो वह हिंदी है। मध्यकाल में भारत मध्य के प्रारंभ में हिंदू बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उपयुक्त ए बी दोनों। मध्यकाल में मदरसों में भी दी जाने वाली शिक्षा का अध्ययन काल था 10 से 12 वर्ष के बच्चों को। फारसी भाषा में दरस शब्द का अर्थ था भाषण देना। अरबी भाषा में तुब्बक शब्द का अर्थ था उससे कहना। तुब्बक का अर्थ है उससे कहना और दशरथ का अर्थ है भाषण देना। ये जरूर याद रखेगा, ये आ सकता है। कक्षा नायक शिक्षण पद्धति दिखाई पड़ती है मुस्लिम काल में। मुस्लिम शासकों की राजधानी थी दिल्ली। मध्यकाल में सर्वप्रथम उच्च शिक्षा का केंद्र बना दिल्ली। मध्यकाल में उच्च शिक्षा का केंद्र विकसित करने का श्रेय जाता है नसीरुद्दीन को। मध्य काल में इस्लाम धर्म और कानून की शिक्षा का उच्च केंद्र
के रूप में प्रसिद्ध था। दिल्ली मध्यकाल में दासों की शिक्षा का प्रबंध किया गया था। दिल्ली में मध्यकाल में दासों की शिक्षा का प्रबंध करने वाला शासक था फिरोज तुगलक। शाहजहां ने जामा मस्जिद के निकट एक मदरसे की स्थापना की जहां शिक्षा दी जाती थी काव्य और संगीत की। मुस्लिम काल में आगरा को प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय जाता था सिकंदर लोदी ने 100 मदरसों का निर्माण किया था। कहाँ? आगरा में। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी बाबर ने। मध्यकाल में इस्लामी शिक्षा और संस्कृति का आर्ट एवं क्राफ्ट महत्वपूर्ण केंद्र बना आगरा में। मध्यकाल में अकबर ने आगरा को 40 किलोमीटर दूर मदरसों का निर्माण किया। फतेहपुर सीकरी में। मध्यकाल में शिक्षा के द्वारा किस धर्म का प्रचार किया जाता था? इस्लाम धर्म का। जौनपुर में अनेक मकतब व मदरसों की स्थापना के द्वारा है फिरोज शाह तुगलक द्वारा। सिराज-ए-हिंद किस स्थान को गौरवान्वित किया है? जौनपुर में। सिराज-ए-हिंद नाम किस नाम से जाना जाता है? शाहजहां के नाम से। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को किस रूप से जाना जाता था? मुस्लिम कालीन शिक्षा से। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। मध्यकाल में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण किसने किया? मोहम्मद गजनवी। भारत का पहला मुसलमान शासक कौन था? मोहम्मद गौरी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी थे। किसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का अंत किया गया था? औरंगजेब का। मुसलमान शासकों के समय पर किस संस्थाओं का विध्वंस हुआ था? भारतीय शिक्षा का। साहित्य के छात्रों को उपाधि दी गई थी काबिल की। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के केंद्र कौन से थे? मदरसा। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या थी। चीन, बर्मा, जावा आदि की शिक्षा के प्रारंभ विस्मरण संस्कार होता था मध्यकाल में। आज के लिए इतना।